इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। देखिए, मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली द relation between object distance, image distance, and focal length of the mirror. So mirror formula is, भाई ये सब सिलेबस से हट गया इसलिए मैं इसको डिराइव नहीं करा रहा। The relation between object distance, image distance, हाँ सर फर्स्ट स्लाइड है बस, image distance and focal length. So mirror की focal length, object distance और image distance में जो relation होगा, that relation is mirror formula. मिरर फॉर्मूला सिंपल ये रिलेशन होता है, क्लास 10th में भी था आपके पास, 1/v + 1/u इज 1/f। हर टाइप के मिरर के लिए वैलिड है, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर, सारे मिरर्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। बट जब आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। मिरर फॉर्मूला के बाद आपको लीनियर मैग्निफिकेशन करना होगा। अब यहाँ देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज सिंपली द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपको कोई मिरर दिया, लेट्स से आपने कॉनकेव मिरर लिया, जो कॉनकेव मिरर, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मंडे की क्लास में नहीं था, तो मंडे हमने कुछ भी बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कस नहीं किया, जस्ट बेसिक्स ऑफ रे ऑप्टिक्स किए थे। सो मंडे की क्लास ना करने का इफेक्ट आज की क्लास में नहीं पड़ेगा। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट ली हुई है ए बी, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई विच इज ए प्राइम बी प्राइम। ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी, सो दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। इमेज की कुछ हाइट होगी, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज एच आई। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है एम, दिस लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे आप ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ वी बाई। दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स माइनस ऑफ वी बाई। यहाँ भी आप जब न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। प्रॉपर साइन कन्वेंशन आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। अब देखो, अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन पता है तो तुम इमेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो। जरा मुझे बताओगे लिखकर कि इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इमेज रियल है या वर्चुअल। देखो राशिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। रियल या वर्चुअल के बाद इरेक्ट और इन्वर्टेड। उसके बाद ये भी देखना होता है कि इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्मॉलर है, डिमिनिश्ड है या फिर मैग्नीफाइड। कुछ फीचर्स हैं इमेज के, ये सारे फीचर्स आपको मैग्निफिकेशन से पता चल। अगर आप मैग्निफिकेशन जानते हैं तो आप सारे फीचर्स आपको पता चल जाएंगे। देखो मैग्निफिकेशन से कैसे अंदाजा लगाएंगे। नेचर ऑफ इमेज यूजिंग मैग्निफिकेशन। सो पहला जो नेचर आपको डिसाइड करता है वो है रियल और वर्चुअल। तो उसके लिए देखिए, अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है,
मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब है इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. कि ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इमेज इन्वर्टेड, और जब ये इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होगी. इन्वर्टेड इमेज is always real. इन्वर्टेड इमेज रियल भी होगी, बट ये जो रियल होगी ना, इट्स रियल फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट. अगर आपकी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो कहानी बहुत चेंज हो सकती है. ये जो याद होता है बहुत जूनियर क्लासेस से कि रियल एंड इन्वर्टेड, वो तब तक ट्रू है जब तक आपकी ऑब्जेक्ट रियल है. एक बार आपकी ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है. वर्चुअल में ऐसा हो सकता है कि इन्वर्टेड हो. अगर आपकी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन्वर्टेड हो और वर्चुअल हो. बट फिलहाल हम रियल ऑब्जेक्ट के लिए. सो इफ योर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दैट इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होगी अगर आपकी ऑब्जेक्ट रियल थी. जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ सब रियल ऑब्जेक्ट के लिए. हाँ सनाउल, कोई इमेज ही होगी जिसे आप ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है वो आपको इमेज ना देकर वो आपसे कहते हैं कहीं से रेज आ रही हैं, कन्वर्जिंग रेज है. ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन लेंस में दिया हुआ है. कहीं से कह देगा कन्वर्जिंग रेज आ रही है, दैट्स इट. अगर कहीं से कन्वर्जिंग रेज उसने दी हुई है, दैट अगेन मीन्स कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. एनसीईआरटी में उसने दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो फिलहाल जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ दैट इज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट. जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा तब उसकी चीजें वहीं डिस्कस करेंगे. अब फैजान मैंने कुछ दिनों से चेक नहीं किया यार. अभी आप मुझे बता रहे हो. मैंने चेक नहीं किया अभी कुछ दिनों से. सो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, फैजान मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करके कल तक बता दूंगा. इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. और जो इरेक्ट इमेज है इज वर्चुअल, is always virtual for a real object. सो अगर आपकी ऑब्जेक्ट रियल है तो आपकी इमेज अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इरेक्ट भी होगी और वर्चुअल भी. इतना लिखिए. इतना लिखिए सब. भाई सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको. इसको रब कर रहा हूँ मैं. लिख लिया सबने. अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए. जोएब आयशा हो जाए तो मुझे बताइएगा, सर रब कर दूं.
चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। मैं देखिए रिफ्लेक्शन सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन के टफ क्वेश्चंस पे तो नहीं आऊँगा, लेकिन बेसिक आइडिया रिफ्लेक्शन का आपको होना चाहिए रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल ले रहे हैं, इसे सॉल्व करके आप बताइएगा मुझे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड आप करेंगे। 10 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of image. In each case. एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसी तरह की एक प्रॉब्लम और आप करोगे। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, क्लास 10th में भी आप सॉल्व करते थे, बस इसकी जरूरत पड़ेगी आपको रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स में। सो देखो यहाँ सबसे पहले जरूरी है कि आप सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करिए। सो दिस इज योर कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर का कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है सी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे डिसाइड करते हैं, ये कॉन्केव है, ये यहाँ कहीं जाकर स्फेयर होता तो कंप्लीट होता, तो स्फेयर का सेंटर लेफ्ट में है। सेंटर डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना होता है कर्व किस साइड हो रहा है। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को अब जो इसका फोकस होगा, फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ आ जाएगा इट्स 15/2 विच इज 7.5 सेंटीमीटर। तो ये फोकस हो गया, ये सेपरेशन है 7.5 सेंटीमीटर। आपने 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दी, मीन्स ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड एफ रखा है। यहां कहीं आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। सो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पोल है आपके मिरर का, आप तक जाओगे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। जब आप पोल से ऑब्जेक्ट जाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, इट्स -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, आप पोल से फोकस तक जा रहे हो, देखो लाइट का ये डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। आप जब पोल से फोकस जा रहे हैं, आप लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, -7.5 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/v + 1/u इज 1/f। आपको 1/v चाहिए, 1/v is 1/f minus 1/u. So 1/v is 1/f, which is 1/-7.5 minus u, 1/-10. So 1/v is -1/5 plus 1/2. तो यहाँ जब आप एलसीएम दोगे, इट्स 7.5 multiplied by 10, so it's -10 plus 7.5. So this 1/v is -2.5 by 7.5 into 10. So that gets cancelled out, it's 3. So your v is -30 centimeters.
अब ये इमेज डिस्टेंस आ गया। एक बार अगर इमेज डिस्टेंस आ गया तो आप मैग्निफिकेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई ये कई लोगों के तो आंसर्स आ गए। ये क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली ना, दो पार्ट्स हैं, मैंने हटा दिए। मैं गिवन है, एक में कॉनकेव दिया है, एक में कॉन्वेक्स दिया है, वो तो गिवन होगा। मतलब ये तो बताएगा एटलीस्ट ही कॉन्वेक्स है या कॉन्वेक्स। अब मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u। सो मैग्निफिकेशन हो गया, इट्स माइनस ऑफ v। v इज -30 divided by u, u is -10। सो मैग्निफिकेशन आ गया -3। तो यहाँ से काफी चीजें आपको पता चल गई। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। इट्स -v/u। v कितना है आपका, -30 माइनस। तो यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। पहली चीज, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दैट मीन्स योर इमेज इज रियल। इफ इट इज रियल तो ये इन्वर्टेड डी होगी। और देख रहे हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इट्स ग्रेटर देन 1। अगर मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसका मतलब है आपकी जो इमेज है दैट इमेज इज मैग्निफाइड। तो ये मैंने बस लिखवाया नहीं था कि ये बड़ा ऑब्वियस सा है कि मैग्निफिकेशन का मॉड अगर लेस देन 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये डिमिनिश्ड इमेज है। अगर मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 आएगा तो आपकी इमेज मैग्निफाइड हो जाएगी। इतना लिख लीजिए। तो अगर आप रे डायग्राम भी ड्रॉ करोगे ना, तो यहां कहीं जाकर आपकी इमेज बनेगी। ये आपकी मैग्निफाइड और इन्वर्टेड इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इसमें अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो बताइए। भाई इसमें किसी को कोई इशू है? देखो ऑप्टिक्स अपने आप में ना अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। लास्ट ईयर तक ऑप्टिक्स का वेटेज 14 मार्क्स हुआ करता था। 14 मार्क्स का वेटेज है ऑप्टिक्स का। चलिए, अब एक काम करिए, कुछ याद है किसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ा था हमने? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमने पढ़ा था। वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में प्रूफ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, जहां ऑब्जेक्ट थी ना, मैंने वहां इमेज रख दी। लाइक अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने 30 सेंटीमीटर दे दिया। अगर लाइट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब -10 आना चाहिए। करके देखिए जरा कैलकुलेशन पूरी। सेम क्वेश्चन है, बस 10 की जगह मैंने 30 सेंटीमीटर दे दिया। तो यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी आप सीख जाएंगे और मुझे भी पता चल जाएगा यूज करना आया नहीं आया। सॉल्व करिए, बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया। वजह स्पीड ऑफ इमेज सब कुछ था नीट के सिलेबस में रिफ्लेक्शन में, लेकिन रिफ्लेक्शन हट गया। तो उन सब चीज़ों को मैं आपको रिफ्रैक्शन में कराऊंगा। तो सारी चीज़ें आप रिफ्रैक्शन में करेंगे। अगर नीट के नोटिफिकेशन में आता है कि रिफ्लेक्शन ऐड हो गया सिलेबस में, तो फिर उसको करने में वक्त नहीं लगेगा। तो सब आप लेंस के लिए करोगे सारी चीज़। चलिए, राशिद का कुछ आंसर है। चलिए, मैग्निफिकेशन भी देख लीजिए। मैग्निफिकेशन भी बिल्कुल रिवर्स हो जानी चाहिए।
वेरी गुड। दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की इंटरचेंज करोगे तो सब इंटरचेंज हो जाएगा। एक एक बार सब ट्राई कर लो। चलो भाई, सबका आ गया ऑलमोस्ट। सो देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 की जगह यहाँ चेंजेस आएंगे। आप -30 ले लोगे, और यहाँ चेंज हो जाएगा। हाँ जी। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा आपका -30 सेंटीमीटर। यहाँ आप -30 लिख दीजिए, +30 सेंटीमीटर आ गया। जब आप v लोगे दैट विल बी -10 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे और इमेज डिस्टेंस विल बी -10। मैग्निफिकेशन -v/u होगा, तो v is minus of -10. Your object distance u is -30. So your magnification is 10 by -30. So it's -1/3. तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, दैट मीन्स योर इमेज इज डिमिनिश्ड। आपकी इमेज डिमिनिश्ड भी होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। चलिए इतना लिखिए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, सबको आ गया है। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, रिफ्लेक्शन पूरी तरह से हट गया है सिलेबस से, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिफ्लेक्शन की, जिसे आप यूज़ करेंगे, वो सब मैं करा दूंगा। सब लिख चुके हैं? रब कर दूं? लिखो जैद, लिखो लिखो, जब हो जाए बताना मुझको। जैद हो गया? चलो। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और आपको रिफ्लेक्शन में पता होनी चाहिए, इमेज फॉर्मेशन। कि ऑब्जेक्ट की किन किन पोजीशंस पर इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ये चीज आप यूज कर सकते हैं, ये क्लास 10th में भी आप करते हो, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस करके। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अब मैं सारे रे डायग्राम्स तो नहीं बनाऊंगा जो ऐसे क्लास 10th में हुआ करता था। कुछ रे डायग्राम्स बनाऊंगा, बाकी मैं टेबुलर फॉर्म में बना रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड
अमान, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? इमेज पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पर मैं इसीलिए वीडियो ऑफ कर देता हूँ। आप में से कुछ लोगों के साथ इंटरनेट इश्यूज रहते हैं, तो वीडियो ऑफ कर दूंगा तो ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन में पहली पोजीशन होती है, देखिए ऑब्जेक्ट की क्या क्या पोजीशंस पॉसिबल है। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी पोजीशन हो सकती है एट सी, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रख दें। थर्ड पोजीशन हो सकती है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पास आ जाए। फोर्थ पोजीशन हो सकती है एट फोकस। फिफ्थ पोजीशन हो सकती है बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रॉपर रे डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा, बस आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखा दूंगा और इमेज ड्रॉ करके दिखा दूंगा कैसी होगी। अब वो लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे, बहुत टाइम खाता है। दिस इज योर पोल। सो ये फोकस है, ये पोल है, ये पहली, सॉरी नॉट पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फर्स्ट पोजीशन बियॉन्ड सी, फर्स्ट पोजीशन। अब याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगी तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। ये पहली ऑब्जेक्ट की इमेज है, इमेज होगी बिटवीन सी एंड एफ। हम इसे मिरर फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। अगर आप लास्ट न्यूमेरिकल देखोगे तो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने प्रूफ कर दिया है। 30 सेंटीमीटर मीन्स बियॉन्ड सी थी और इमेज आपकी सी और एफ के बीच में आएगी। नेचर ऑफ इमेज होगा रियल होगी इमेज, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। अब जैसे ही आप सी पर आओगे, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है आपकी सेकंड पोजीशन, तो आपकी जो इमेज होगी ना वो भी सी पर बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज मिलेगी। अब इसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट आपकी सी और एफ के बीच में आ जाए, ये थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, यहां कहीं ऑब्जेक्ट हो, थर्ड पोजीशन, तो जो इमेज होगी वो बियॉन्ड सी चली जाएगी। मतलब ये पैटर्न आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से सीख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी थी तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ आ रही, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी जाएगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड आएगी। अब इमेज मैग्नीफाइड होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने फोकस पे रख दिया तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी और इंफिनिटी पर रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और लार्ज होगी, साइज बढ़ जाएगा। अगर आपने बिटवीन एफ एंड पी रख दिया, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रख दी, तो अब जो आपकी इमेज होगी वो सेम साइड बनेगी। सॉरी, अगर यहां रख दिया आपने ये फोर्थ पोजीशन, तो अब आपकी रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर।
और ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ये क्लास 10th में ना आप लोग रेस के थ्रू ड्रॉ करते थे, 12th में आप मिरर फॉर्मूला से सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, सब कुछ मिरर फॉर्मूला से प्रूव होता है। लास्ट न्यूमेरिकल में कुछ चीजें मैंने लेकर प्रूव कर दी, आप ये वाला प्रूव करना चाहते हैं कि इन बिटवीन पी एंड एफ होगा, तो लास्ट न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ थी 7.5, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लीजिए 7.5 से कम ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इमेज आपकी बियॉन्ड बनेगी, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट होगी, और अगर ये इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी और मैग्नीफाइड भी मिलेगी, और मैग्नीफाइड मिलेगी। फोकस वाले केस फोकस वाले केस में तो वजह रेस पैरेलल हो जाएंगे ना एक दूसरे के। अगर ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रख दी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और हम यही कहते हैं कि पैरेलल रेज पर मिले। कट नहीं करेंगे, वजह पैरेलल हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन से पहले आप कह रहे हैं दो इंसिडेंट रे क्रॉस कर जाएं, ये कह रहे हो बजाज? देखो अगर ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रेस पास होंगी आप पैरेलल वाली लो, पोल पर इंसिडेंट करो, फोकस पर इंसिडेंट करो, ये जो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं बिफोर रिफ्लेक्शन ये तो कभी क्रॉस नहीं करेंगी। अगर मैं आपका क्वेश्चन वजाहत सही समझ रहा हूं तो आप यही कह रहे हैं ना, बिफोर रिफ्लेक्शन रेज एक दूसरे से, फोकस वाला केस बनाओ। या आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लिया आपने, दूसरी आपने रे ली, पैरेलल वाले को मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा। हम्म। ये देखिए वजाहत, ये दो रेज ली मैंने, एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, जगह कम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है जो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, पोल से गई, दोनों पोल से दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगे। अब आप जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हो ना, उस रे को यहाँ से पास नहीं कर सकते, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस पर ही तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ये रे ड्रॉ करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इमेज फॉर्मेशन आप ऐसे ले। अच्छा आप यही कह रहे थे, ठीक। इसे लिख लीजिए, मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए इमेज कहाँ कहाँ हो, और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, आप ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते रहो,
ये ऑब्जेक्ट इधर आप राइट टूवर्ड्स द मिरर शिफ्ट कर रहे हो, इमेज अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट होगी, और जैसे जैसे आप शिफ्ट करेंगे साइज बढ़ता चला जाएगा। हार्दिक कौन सा वाला, फिफ्थ वाला केस कौन सा वाला कह रहे हो? फोर्थ फिफ्थ कौन से केस की बात कर रहे हो हार्दिक? ये मैंने फिफ्थ नहीं ड्रॉ करा, ये तो मैं किसी का डाउट ले रहा था, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। ये आ गया। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। मतलब ये तो किसी का डाउट था जो मैं डिस्कस कर रहा था, ये फिफ्थ केस नहीं है। उसमें कर सकते हैं, लेकिन सब इन्फिनिटी पर बनेगा तो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए नहीं कर रहा मैं ड्रॉ, वरना ड्रॉ करने में तो कोई परेशानी नहीं है। आप फोर्थ वाला ऐसे शो कर दीजिए, इसे आप कह दीजिए पोजीशन 4 है इमेज, आप इन्फिनिटी पर बना दीजिए। तो रे डायग्राम तो प्रॉपर मैंने किसी में भी नहीं ड्रॉ किया। बस इंपॉर्टेंट ये कि ये पैटर्न आपको याद हो, और आपको ये याद हो कि इस चीज को मिरर फॉर्मूला से प्रूव कर सकते। इतना लिखिए, फिर कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगा। भाई सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको? चलिए भाई मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अगर मैं एक ऐसे कर कर कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूँ, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ कहीं आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, रे डायग्राम यहाँ, और यहीं कहीं फोकस भी होगा। एक रे लीजिए आप विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने आपको रेस सिखाई है कैसे जाती है, डाइवर्ज हो जाएगा, और जब आप इसे आगे प्रोड्यूस करेंगे इट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो इस रे के साथ होगा ये कि रे डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे करके डाइवर्ज होगी, पीछे प्रोड्यूस करोगे फोकस से पास। दूसरी आप रे लो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई रे लेंगे, इंसिडेंट करोगे तो ये भी अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगा, बट अगर इसे आप आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों रेस किसी एक पॉइंट पर मीट करती हुई दिखेंगी। ये जो पॉइंट है आपका, ये आपकी इमेज है, ये आपकी वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो अगर कॉन एनी for any position of object
ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन के लिए इमेज इज वर्चुअल, erect and diminished. तो ऑब्जेक्ट की आप कोई भी पोजीशन ले लो, जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, एरेक्ट होगी और उसके साथ साथ डिमिनिश्ड होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ें। और हमेशा बिहाइंड द मिरर बनिए। हाँ तबस्सुम, देखो ये जो सेकंड रे है, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फोकस कर दिया। तो ये तो यहाँ पॉलिशिंग है, तो रे पास तो नहीं हो सकती, बस यहाँ आपने इंसिडेंट कर दिया ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये रे एग्जैक्टली रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ। जब आप इसे आगे एक्सटेंड करोगे तो ये आपको लगेगा कि ये दोनों रेज किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, जहां दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी वही आपकी इमेज। तबस्सुम, वैसे ये रेज मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब ड्रॉ करके दिखाया था, कौन सी रे कैसे जाती है। फिर भी देखो ये है ना, यहाँ पर पॉलिशिंग है तबस्सुम, तो ये रे ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पॉलिशिंग को क्रॉस कर जाए। तो आप जस्ट इंसिडेंट कर दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तब भी अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। अब देखो एक ये रे है और एक ये रे है, दोनों डाइवर्ज कर रही हैं आगे का, इस रीजन में कहीं नहीं मिलने वाली। तो आप जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे कहीं मीट करती हुई दिखेंगी, जहां मीट करेंगी वो आपकी इमेज। इतना लिख लीजिए। ये सब लिख चुके हैं, रब कर दूं? सो अभी जो कुछ भी मैंने ड्रॉ किया है दैट इज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। इतने ही केसेस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकते हैं। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तब भी सारे केसेस हो सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैं मिरर में नहीं करा रहा, टाइम का वेस्टेज है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे जब हम लेंसेज करेंगे, वहां देखेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या केसेस हो सकते हैं। जोएब हो जाए तो बताइएगा। हुआ जोएब, रब करूं इसको? चलिए, अब एक और लास्ट याद रखिएगा, अगर आपके पास एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की जो इमेज होगी, पहली चीज प्लेन मिरर के लिए मैंने लिखवाया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। इमेज हमेशा, image is always erect, virtual, and of same size as that of object. So if this is your plane mirror, ये आपको प्लेन मिरर दिया होगा। एक इमेज फॉर्मेशन देख लो, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते कैसे। प्लेन मिरर पर यहां ऑब्जेक्ट रख दी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। सो एक रे आपने स्ट्रेट ली,
भाई ये तो मिरर पर नॉर्मल जा रही है, तो ये रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ऐसे गई और ऐसे आ गई। एक और रे लिया आपने, जिस रे को आपने यहाँ इंसिडेंट कर दिया, ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे चली जाएगी। सो देखिए, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे। देखना जरा, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक नीचे वाली रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली रे और एक ये वाली रे डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रेस का मतलब है ये आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी, आपको इन्हें पीछे प्रोड्यूस करना होगा। जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करोगे, इससे आपको प्रोड्यूस करना होगा, इसे भी आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ये किसी पॉइंट पर मीट करती हुई दिखेंगी दोनों रेस। आप बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्चुअल में रेज नहीं मिल रही, तो बताओगे मुझे इमेज कैसी होगी, है रियल या वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। सो ये आपकी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये इमेज डिस्टेंस है v, और दोनों डिस्टेंसेस एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगी, एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पर आपको इमेज मिलेगी। और मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मॉड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मॉड ऑफ इमेज डिस्टेंस। भाई ये मिनिमम है, मतलब जब आप ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में है तो वो रिफ्लेक्शन दे या ना दे सिलेबस में, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है रे ऑफ रिफ्लेक्शन की, जो आपके पास होनी चाहिए, जिसे वो किसी भी तरह से रिफ्रैक्शन में यूज कर सकता है। ठीक है फैजान, कर दिया। इतना लिख लिया सबने, रब कर दूं इसको। यस सर। चलिए भाई, जोएब हुआ, रब कर दूं इसको। चलिए, सो दैट वाज अबाउट रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है, तो इसे बहुत डिटेल में करना। और रिफ्लेक्शन हट गया है तो रिफ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, सारा वेटेज रिफ्रैक्शन में आ जाएगा। सो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी पहले, किसी भी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव को आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव एंड स्पीड ऑफ वेव, इन तीनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर लाइट वेव, एटलीस्ट ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये जनरल रिलेशन है किसी भी टाइप की वेव के लिए। c इज स्पीड ऑफ लाइट वेव, c लाइट वेव की स्पीड है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ। lambda is just wavelength of wave. So ये रिलेशन है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ।
अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। जैसे वाटर और आयरन में आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से। जनरल आप कहते हो ना कि आयरन वाटर से डेंस है, क्योंकि आयरन की डेंसिटी मास डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। लाइट के लिए डेंसर मीडियम मास डेंसिटी से नहीं आता, लाइक मास बाय वॉल्यूम से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि लाइट के लिए मीडियम डेंसर है या रेयर है। लाइट के लिए डेंसर और मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी। तो ये डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सो किसी भी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेगा। सो अगर आपके पास कोई ऐसा मीडियम है, मीडियम हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डेंसर। अगर कोई ऐसा जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो उस मीडियम को आप कहोगे दैट मीडियम इज अ डेंसर मीडियम। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना डेंसर होता चला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं। सो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरे टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसे आप कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। तो दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दूसरा रिलेटिव। इतना लिखिए, फिर देखते हैं जरा डिटेल में कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। चलिए, सबने लिख लिया, रब कर दूं इसको। लिखिए लिखिए हार्दिक, जब हो जाए बताइएगा मुझे। हार्दिक सन ऑफ आयशा, इतना हो जाए बताइएगा मुझे। चलिए गुड, इसे मैं रब करूँ। नेक्स्ट देखिए इसके बाद। सो देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so absolute refractive index means refractive index of a medium with respect to vacuum। अगर आपको किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
refractive index of medium with respect to vacuum। तो वैक्यूम की रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है, इसे आप डिनोट करते हैं एन से, और कुछ ऑथर्स म्यू से भी डिनोट करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे आप c से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करें। इसी को आप एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, नॉट स्पीड, wavelength of light in vacuum, this is wavelength of light in vacuum so that's lambda vacuum divided by wavelength of light in medium, wavelength of light in medium, जिसे आप लैम्डा कहते हैं। तो ये भी जो रिलेशन होगा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, स्पीड के थ्रू भी निकाल सकते हैं और आप वेवलेंथ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। इतना लिख लीजिए। तो ऐसे लिख देते हैं इसे बस कंबाइन करके ना, c by v which is lambda vacuum by lambda medium, ये लिख, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अरबाब यूजुअली हम डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर लिखते हैं, रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर नहीं। सो वैक्यूम से ज्यादा रेयरर तो कुछ भी नहीं है, तो उसको लिखते हैं। अगर आप लिखना ही चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ही चाहिए, तो इसको इन्वर्स कर दीजिए, सब इन्वर्स हो जाएगा। बट वो करते नहीं, हमेशा डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होने चाहिए, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये याद होना चाहिए। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, याद होना चाहिए। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, 1.33 जाएगा, ये याद होना चाहिए। कुछ बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जो शायद गिवन ना हो न्यूमेरिकल्स में। सब लिख चुके हैं? इतना रब कर दूं इसको, रिलेटिव करते हैं। हाँ आयशा, परमिटिविटी तो कुछ दिन पहले ही लिखा था ना मैंने, रूट ओवर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था ना, रूट ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये तो शायद एक हफ्ते पहले ही हमने ईएम वेव में किया था। हाँ, इसका मीडियम चेंज करने पर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स की, जो भी लाइट सोर्स है। सोर्स से एक बार लाइट बाहर निकल गई तो किसी भी मीडियम से पास करे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। चलिए भाई, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में। लाइक मैं आपसे कहता हूँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की रिस्पेक्ट में ले लीजिए, या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्कोहल की रिस्पेक्ट में ले लीजिए। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसमें मैं लिख रहा हूँ मीडियम 2 with respect to medium 1 is represented by, भाई मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, मैं इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा है कि वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जो चीज़ हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे मैं डायरेक्ट उस पर आ रहा हूँ। इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं n/1, और कुछ ऑथर्स इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिख देंगे μ/2. तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैं हमेशा ये नोटेशन यूज करूंगा। एनसीईआरटी में नोटेशन गिवन, बोर्ड्स में यही नोटेशन होती है, लेकिन अगर आपको कहीं और ये नोटेशन मिल जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस एन की जगह म्यू रख दिया। सो n/1 जो होगा, n/1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब इस n2/n1 को आप ऐसे लिख सकते हो, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन स्पीड की टर्म्स में क्या थी, c/v2 हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। n1 को लिख सकते हो आप c/v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये यहां से यहां कैंसिल हो गया, ये आ गया v1 ओवर v2। सो ये n/1 आ गया, इट्स n2 divided by n1, which is v1 divided by, बस में याद रखिएगा दैट v1 is speed of light in medium 1। मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है, एंड v2 is speed of light in medium 2। अब आप चाहो तो इसी चीज को वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हो। n/1 है वेवलेंथ और स्पीड इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं λ1 डिवाइडेड बाय λ। इसे लिखिए, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। रब कर दूं इसको, सब लिख चुके हैं। चलिए इसे मैं रब कर रहा हूं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मीडियम है, और उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 4/3, ये दे दिया। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट, अब देखो अब वो कहता है आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, बताओ मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट in this medium।
तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V, तो V आ जाएगा C/N, तो ये आ जाएगा C/4, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 3/4 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसका मतलब एयर के कंपेरेबल या वैक्यूम के कंपेरेबल इस मीडियम में लाइट की स्पीड 3/4 है। स्पीड ऑफ लाइट in this medium is 3/4 of its speed in vacuum. कि वैक्यूम के कंपेरेबल स्पीड 3/4 हो जाएगी। तो ये आपको डायरेक्ट रिलेट करनी आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। इतना लिखिए, फिर आते हैं रिफ्रैक्शन। चलिए, सब लिख चुके हैं, रफ कर दूं सर? अब देखिए रिफ्रैक्शन का क्या। अब जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, आदिक लिख लिया था, बैक करूं उसको? सो देखो, रिफ्रैक्शन it is the phenomena of change in path of light as it pass obliquely from one transparent medium to another. तो अगर लाइट ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये बाउंड्री है जो दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम्स को डिफ्रेंशिएट करिए, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। आपने क्या किया, लाइट को कुछ ऑब्लिकली यहाँ इंसिडेंट कर दिया, यहाँ आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। तो जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो लाइट के पाथ में चेंज आएगा, इसका ऐसे कर कर पाथ चेंज आएगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसके पाथ में चेंज आएगा, एंड दिस चेंज इन पाथ इज नोन एज डिफ्रैक्शन। पाथ कैसे चेंज होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा कि लाइट बेंड कैसे करती। देखो, अगर रिफ्रैक्शन ना होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए, बट मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो जाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड हो सकती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बेंड हो सकती है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो डॉटेड है। अब यहां से देखिए लॉ, इसको आप कह दोगे इंसिडेंट रे, इसे आप कह दोगे रिफ्रैक्टेड रे,
इसे आप कह दोगे नॉर्मल। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देखो एंगल सरफेस के साथ नहीं लेते, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेते। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant for a pair of media. This constant is equal to relative refractive indices. Index of media. तो स्नेल्स लॉ सिर्फ इतना कहता है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप को ऐसे सेट करेगा कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा होगा कि रेशियो कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इसे आप स्नेल्स लॉ कहें। तो आप किसी भी एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कर दीजिए, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ ऐसा आएगा कि जब तक मीडियम सेम है, हर एंगल ऑफ इंसिडेंस और के लिए साइन आई और साइन आर की वैल्यू सेम आएगी। ये कुछ रेजिस्टेंस की तरह है। करंट में रेजिस्टेंस होता है V बाय आई। आप कोई भी वोल्टेज अप्लाई करो, करंट अपने आप को ऐसे सेट करेगा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए। ये तो था ओम्स लॉ। तो यहाँ पर ये है कि मीडियम सेम लो, एक मीडियम 1 है, दूसरा मीडियम 2, मीडियम में आप कोई चेंज नहीं कर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होगा वो हमेशा कांस्टेंट है। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। साइन आई बाय साइन आर इज इनटू। हाँ बजाज, अभी आ रहे हैं उसी को। अब अक्सर होता क्या है, आपको ना ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, साइन आई बाय साइन आर इज n2 1। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होगी कि n2 1 लिखें या n1 2 लिखें। तो उसके लिए आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अप्लाई कर लो, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। तो ये ऐसे हो जाएगा कि n1 साइन आई इज n2 साइन आर। ये ऐसे लिख देंगे आप इसे, साइन आई बाय साइन आर is n2 by n1 is n2। सो जिससे ये डिसाइड करने में परेशानी होती हो कि n1 by n2 आएगा या n2 by n1 आएगा, वो इस तरह से लिख सकते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर एक लॉ और है उसको करते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं होता, बस दो लॉज हैं, एक को मैंने फर्स्ट कह दिया, एक और लॉ है उसे सेकंड कह दिया। डन। ओके। हाँ मान टी आई आर है, टी आई आर पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा टी आई आर।
नहीं जाहिद, अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, अगर आई जीरो हो जाए तो साइन आर भी आपका जीरो मिलेगा। ये देखो आई जीरो रख दो, साइन आर ऐसी आएगा ना, साइन आर इज साइन आई बाय इंटू वन। आई अगर जीरो है तो साइन आर भी जीरो आ गया, आर भी जीरो आ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, तो एंगल ऑफ अर्शद सिर्फ डिफरेंस ये होगा, जब भी आप एब्सोल्यूट लिखेंगे तो हमेशा वैक्यूम की रिस्पेक्ट में लिखेंगे। वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। लेकिन जब आप रिलेटिव लिखेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, वाटर 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 विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, सब हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट में हमेशा सिर्फ वैक्यूम की रिस्पेक्ट में। ये छोटा सा डिफरेंस है। ये वही है जो आप डेंसिटी पढ़ते हैं लास्ट ईयर फ्लूइड डायनामिक्स में, आपने डेंसिटी पढ़ी होगी और फिर रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी होगी। डेंसिटी रिस्पेक्ट टू एयर। रिलेटिव कह रही हो वाले, बताओ कि रिलेटिव किसे कह रही हो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रही हो? ये रिलेटिव भी तो आया ना सवाल है। N21 का क्या मतलब है? N21 means refractive index of medium 2 with respect to medium 1. अमान, ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखने का मोटिव बस ये था कि अगर पैक हो जाएगा, मतलब मैं आपको आयरन दे दूं, क्या लाइट पास हो पाएगी उससे? नहीं रहेगा रागे, वही रहेगा। अच्छा, एब्सोल्यूट के लिए भी हो जाएगा सवाल है, अगर आपका एक मीडियम वैक्यूम हो गया तो। सवाल है, अगर आपका एक मीडियम वैक्यूम हो जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। N1 अगर वैक्यूम होता तो एब्सोल्यूट के इक्वल आ जाता। भाई मैं एक सेकंड लॉ लिख दूं, फिर उसके बाद में डाउट्स ले लेता हूँ। सेकंड लॉ सिंपल ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों रेस एक ही प्लेन में लाई करती हैं, अलग अलग प्लेन्स नहीं होंगे। तो ही सर सरफेस के परपेंडिकुलर रे होगी तब तो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल नहीं आएगा। भाई अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो एंगल जीरो हो जाएगा ना, रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो तब आएंगे जब आपका रिफ्रैक्शन, अगर नॉर्मल आप पास कर रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी। रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से आप यूज करो? चलिए इसको लिखिए, कल करेंगे इसके